दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में ये चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 तक हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है और ये इन्वेस्टिगेशन वाला जो चैप्टर है ये पैरा 104 से लेकर पैरा 128 तक है। और चूंकि देखो ये मेंस के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है कि अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में क्या प्रोविजन दिए गए हैं उनका उल्लेख करना होता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन वाला जो चैप्टर है ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस भी पैरा में जितनी भी डिटेल दे रखी है आपको वो सारी डिटेल इसमें मेंस के क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। आपको सिर्फ उसकी 2-3 लाइन आपको जरूर याद रहनी चाहिए और मार्जिनल लाइन यानी उसकी जो हेडिंग है वो जरूर याद रहनी चाहिए हर पैरा की। ठीक है, तो चलते हैं इन्वेस्टिगेशन चूंकि पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है। ठीक, और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है उनमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट मतलब बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जो है उनमें संज्ञेय अपराध का अन्वेषण कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं जिनमें मजिस्ट्रेट के आदेश से ही इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें क्या किया जाता है, एक तो जो अपराधी होता है अपराधी का पता लगाया जाता है इन्वेस्टिगेशन में, है ना। एक तो जो अपराधी होता है अपराधी का पता लगाना, अपराधी का और अपराध का इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों का ही पता लगाया जाता है। और तीसरा इसमें जो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। ठीक, तो चूंकि जैसे ही पुलिस अधिकारी जो होता है पुलिस का ये कर्तव्य होता है पुलिस अधिकारी का, थाने के बाहर सतर्क अधिकारी का, कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद में तुरंत ही वो वहां पर क्या करे, फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है ना। और अपराध के संबंध में जो भी कोरोबोरेटिव एविडेंस हो, जो भी संपुष्टिकारक साक्ष्य हो उनको कलेक्ट करे। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पर्पज रहा। अब बात आती है पैरा 104 यहाँ पर क्या कहता है। पैरा 104 यहाँ पर बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब रिपोर्ट प्राप्त होती है तो रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाने के बाहर साधक अधिकारी यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन उसके इन्वेस्टिगेशन के संबंध में उसके राइट एंड ड्यूटी की बात की जाती है पैरा 104 में। ठीक है, यानी यहां पर वो इन्वेस्टिगेशन का डिसाइड करता है कि इन्वेस्टिगेशन करना है। तो यहां पर जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो थाने के बाहर सदक अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन उसका यह निश्चय करना होता है कि कोई अन्वेषण वहां पर वांछनीय है मतलब वहां पर आवश्यक है या नहीं है, ये पता करना होता है संज्ञेय अपराध के संबंध में। और इसके संबंध में सीआरपीसी की सेक्शन 157 क्लॉज बी यानी प्रेजेंट में आप देखेंगे बीएनएसएस की सेक्शन 176 बीएनएसएस, इसके द्वारा जो अनुमति प्राप्त निर्देशों का प्रयोग करने में उसे ये विचार करना चाहिए कि मामला दंड न्यायालय की अपेक्षा सिविल न्यायालय का है या नहीं है। अगर मामला सिविल न्यायालय का है तो वह इन्वेस्टिगेशन वहां पर नहीं करेगा और ये देखेगा कि क्या पुलिस कार्रवाई प्रशासन के हित में आवश्यक है और कानून और व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए क्या यह आवश्यक है। तो यहाँ पर ये मतलब ये देखता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं, जैसा कि सेक्शन 157 क्लॉज 1 बी में वहां पर दिया गया था कि कहां पर इन्वेस्टिगेशन करना आवश्यक नहीं है, वे जो कंडीशन वहां पर दी हुई थी। ठीक है, उसके बाद में यहां पर ये देखता है कि कब जो दूसरा वाला पैरा है इसका वो ये कह रहा है कि कब इन्वेस्टिगेशन आवश्यक नहीं है। ये देखा जाएगा जब परिवाद शिकायत का मतलब कंप्लेंट, जब कंप्लेंट जो है वो ये देखेगा कि सेक्शन 95 आईपीसी यानी प्रेजेंट में जो सेक्शन 33 बीएनएस है उसकी सीमा के अंतर्गत में आती है कंप्लेंट।
या जो कंप्लेंट जो करने वाला व्यक्ति होता है वो ऐसे अपराध की, प्राविधिक अपराध की स्थापना, है ना, यानी छोटा मोटा उसको लगता है कि इस तरह का अपराध है और वह व्यक्ति भी जो नहीं चाहता है, ठीक है, कि अपराध जो मामूली झगड़े से संबंधित है और अपराध को अभियोजित करने में पुलिस की सहायता प्राप्त करने के लिए किसी मामूली घटना, मामूली झगड़े की अतिशयोक्ति रूप से वर्णन किया गया है। इसका पूरे सार कहना मतलब यह है कि अगर परिवार जो है धारा 95 के अधीन है, तुच्छ मामले जो उसमें हैं कि भाई छोटी मोटी घटना है, तो वह फिर वहां पर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात इसमें दूसरे वाले पैरा में की गई है। तीसरा वाला जो पैरा है वो यहां पर बात करता है कि कुछ मामले हैं, देखो इसमें डिटेल की जरूरत नहीं है, जहां पर यह है कि विशिष्ट मामले में बस इतना याद रखना है कि कुछ विशेष मामले या विशेष अपराध होते हैं जिनमें एसपी और डीआईजी जो होता है उसकी आदेश या उसकी सहमति प्राप्त करने के बाद में ही इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ठीक है ना। पैरा नंबर तीसरा इसका ये कहता है। अब उसके बाद में यहां पर हमको जो देखना है, फिर देखना है, चूंकि हमने देखो यहां पर जो बात करता है ये सब सेक्शन है, इनके संबंध में ये विशेष मामले जो हैं उनके संबंध में दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वैसे कुछ नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। और आपको मेंस के पर्पज से भी बस इतनी ही बात लिखनी है, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है पैरा नंबर 105। पैरा नंबर 105 ये कहता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन न करने की कार्यवाही की प्रक्रिया, है ना। यानी यहाँ पर जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी होता है वो ये देखता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का अन्वेषण नहीं किया जाना है, तब वो सेक्शन सीआरपीसी की 157(2) का पालन वहां पर वो करेगा, यानी 176 बीएनएसएस के अधीन जो प्रोविजन है उनका वो पालन करेगा। और उनका पालन करते हुए मतलब अपने ये देखने के बाद ये डिसाइड करने के बाद में कि इन्वेस्टिगेशन आवश्यक नहीं है मामले में, तो वह अपने कारण अभिलिखित करने के बाद में अपनी रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट को भेज देता है, ठीक है ना। और तो इसमें और कोई खास बात इसमें नहीं की गई है, बस ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन वो नहीं करना चाहता तब वो क्या करेगा, तब वो एफआईआर की पहली और तीसरी कॉपी में से मामले का इन्वेस्टिगेशन न करने के अपने कारण वहां पे लिखेगा और उसे दूसरी जो कॉपी रहेगी उस पर भी जो उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है, ठीक है ना। और वहां पर ये नोट करेगा कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है पैरा 105 है। उसके बाद में पैरा 106 जो है वो बात करता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो घटना स्थल पर जाएगा, ठीक है ना। सामान्यतः जो विवेचना का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो जो इंसिडेंट वाला प्लेस है घटना स्थल उस पर ही पूर्ण किया जाएगा। और ये जो मामला है 106 के अंतर्गत में ये मामला है आपका जो स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होता है उसके संबंध में, यानी त्वरित अन्वेषण जिसको बोलते हैं। और त्वरित अन्वेषण करना ये आर्टिकल 21 के अधीन फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है। तो यहां पर पैरा 106 में क्या होता है कि जो सीआरपीसी की सेक्शन 1 यहाँ पर 47 नहीं है 57 है, ठीक है ना। 157 यानी जो 176 है बीएनएसएस में उसके अंतर्गत आने वाले मामलों के सिवाय मतलब उनको छोड़ करके बाकी जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो घटना स्थल पर ही सामान्यतः किया जाएगा और घटना स्थल पर पूर्ण किया जाएगा, ठीक। इसमें से इतना ही काम का है, बाकी तो ये जो है जनरल इंफॉर्मेशन है। फिर बात आती है पैरा 107 की। यहां से ये मार्जिनल आपसे डायरेक्ट यहां पर पूछ सकता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ड्यूटीज किस पैरा में दी हुई है, तो पैरा 107 में, ठीक है। तो यहां से बाकी जो है कि पैरा 107 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो ड्यूटी है वो क्या क्या वो वहां पर कार्य करेगा
तो ये उसके संबंध में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर खास नहीं है, बस आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ड्यूटीज आपको लिखनी है, ठीक है ना। अब उसके बाद में मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ड्यूटी पता ही है कि क्या होती है, कि भाई वो घटनास्थल पर जाता है, वहां साक्ष्यों को जो है देखता है कि किसने जो अपराध को सबसे पहले देखा, वहां बयान लेता है उनके, है ना। इस तरह से शिकायतकर्ता को जो है उसके बयान दर्ज करता है, वहां पर जो साक्षी वगैरह हैं घटनास्थल का मुआयना करेगा वहां पर, है ना। ये सारे काम मतलब इन्वेस्टिगेशन के संबंध में वो करेगा, मतलब साक्ष्य एकत्रित करने से संबंधित। अब उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है पैरा 108। पैरा 108 प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 108 और 109 दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेट हैं। पैरा 108 ये बात करता है केस डायरी की, ठीक है ना। तो पैरा 108 में केस डायरी में जो एंट्रीज होंगी वो पैरा 108 के अधीन होंगी, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वह सीआरपीसी की धारा 172 के अधीन, यानी प्रेजेंट में जो 172 सेक्शन है यानी 192 बीएनएसएस के द्वारा स्वीकृत मामले की केस डायरी में उस समय और स्थान को जो लिखेगा जिस समय पर उसे उस घटना की सूचना मिली है, ठीक है ना। तो केस डायरी में ये बातें दर्ज की जाएंगी और उसे एफआईआर की कॉपी नकल डायरी में करना चाहिए। यानी वो क्या करेगा, जब यहाँ पर ये वर्ड आए ना कि करना चाहिए, उसको आप जो है करेगा में आप कह सकते हैं कि वो क्या क्या काम करेगा, ठीक है ना। तो वह कार्य कर रहा है और उसे एफआईआर की कॉपी की नकल जो वो डायरी में लिखनी होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर वो बाकी ये चीजें इसमें वही है कि वो समय डायरी में उस समय और स्थान को नोट करेगा, है ना। तो केस डायरी की बातें हैं, केस डायरी में जो एफआईआर से संबंधित बातें होती हैं, सामान्यतः जो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित बातें होती हैं वो केस डायरी में लिख ली जाती है, ठीक। अब यहाँ पर केस डायरी का एक आपको याद रखना पुलिस फॉर्म नंबर कौन सा है, 342, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पैरा नंबर 109। पैरा नंबर 109 ये कहता है कि केस डायरी में जो सीआरपीसी की सेक्शन 172 और बीएनएस की सेक्शन 192 है, बीएनएसएस, ठीक है ना। तो केस डायरी में जो 172 सेक्शन में दे रखा है उसके अनुसार केस डायरी में एंट्रीज होनी चाहिए। इसमें ये बात की गई है बस कि जो 109 पैरा है वो ये कहता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 172 के अकॉर्डिंग ही केस डायरी में जो एंट्रीज है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी इसमें जो कुछ खास नहीं कहा गया है। फिर बात आती है पैरा नंबर 110 की। पैरा नंबर 110 क्या कहता है, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है उसके द्वारा जो संदिग्ध व्यक्ति होता है, सस्पिशियस पर्सन जो होता है, उसको अरेस्ट करने की प्रक्रिया जो वो पैरा नंबर 110 में दी हुई है, ठीक है ना। जो सीआरपीसी की धारा 41 मतलब 35 प्रेजेंट में बीएनएसएस की, सीआरपीसी की धारा 41 के अंतर्गत जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो कार्यवाही की वह अवस्था जो उसके गुड फेथ पर छोड़ दी गई है, उसके विवेक पर मतलब छोड़ दी गई है, वह किसी संदिग्ध व्यक्ति की देखरेख सावधानी से कर सकता है, किंतु बिना उसे गिरफ्तार किए हुए उसके आने जाने पर रोक नहीं लगा सकता है और ना ही उसे विवश कर सकता है कि वह साक्षी के रूप में उपस्थित रहे। तो संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार यहां पर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे धारा 41 के अधीन गिरफ्तार किया जाता है बिना वारंट के। अब उसके बाद में पैरा नंबर 111। पैरा नंबर 111 क्या है कि बंद स्थान की तलाशी लेने के संबंध में अपनाई जाने वाली जो प्रोसीजर है, सावधानियां हैं, प्रोसीजर है, वो पैरा 111 में है। और ये जो पैरा है वो कोरिलेट करता है आपका जो सेक्शन 100 है
जो तलाशी लेने के संबंध में जो प्रक्रिया हैं, सावधानियां हैं, वो सेक्शन 100 जो सीआरपीसी की है और प्रेजेंट में 103 नंबर सेक्शन बीएनएसएस की है, उससे कोरिलेट है। ठीक है, तलाशी लेने के दौरान क्या क्या सावधानियां अपनानी होती हैं, तो वही है कि वो सामान्यतः मतलब जो दरवाजे में जो प्रवेश करेगा, वहां का जो आदमी रहेगा, उसका जो भार साधक व्यक्ति रहता है, वो क्या रहता है कि वो उसे सहायता करेगा तलाशी लेने के लिए। और अगर फिर वो देखता है कि तलाशी साधारण तरीके से नहीं ली जा सकती है, तो वो बल प्रयोग भी कर सकता है। दरवाजा वगैरह तोड़ना तो वो कर सकता है। कोई पर्दानिशी महिला जो अगर उसमें रहती है, तो वह उसको वहां से हट जाने का जो है समय दे सकता है। तो ये सब प्रक्रिया है धारा जो 103 में वहां पर दी हुई है। ठीक है, तो ये बात करता है किसी बंद स्थान की तलाशी लेने के संबंध में अपनाई जाने वाली सावधानियां, पैरा 111 है। उसके बाद में यहां पर जो पैरा नेक्स्ट है काम का है, वो रहेगा पैरा नंबर 114। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से पैरा नंबर 114 में क्या है, ये भी मार्जिनल लाइंस टाइप से ही जो है इंपॉर्टेंट है बस यहाँ पर, कि घटना स्थल का जो दृश्य है या स्थलीय पंचनामा जो किया जाता है वो किस पैरा में, तो ये है पैरा नंबर 114 में। और इसको पैरा नंबर 114 को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया है, सब्स्टिट्यूट किया गया है। सब्स्टिट्यूट किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन नियमावली 2022 के द्वारा। ठीक है, इसमें कुछ विशेष अपराध दे रखे थे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। ठीक है ना, अब हर अपराध में वहां पर क्या होगा, घटना स्थल का नक्शा जो बनाया जाता है, यानी अपराध संबंधी जो नक्शा होता है, इसमें हम कह सकते हैं अपराध संबंधी नक्शा। ठीक है ना, वो पैरा 114 के अनुसार बनाया जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा घटना स्थल का स्थलीय मानचित्र जो होता है, घटना स्थल के दृश्य या स्थलीय पंचनामा जो होता है, यानी जो लोकल इंक्वेस्ट होता है, वो उसके साथ में वहां पर अटैच किया जाएगा। ठीक है ना, मेन चीज इसमें बस इतनी है। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो पैरा नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, वो है पैरा नंबर 115। पैरा नंबर 115 ये जो डाइन डिक्लेरेशन है उससे रिलेटेड है, कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके द्वारा डाइन डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है ना, तो डाइन डिक्लेरेशन क्यों होता है, कि क्योंकि व्यक्ति जो इतने भयानक रूप से मतलब उसको घायल होता है कि अस्पताल में पहुंचने के पहले ही उसकी मृत्यु संभाव्य होती है, तब उस कंडीशन में उसका डाइन डिक्लेरेशन वहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है ना, और जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, दो जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनकी प्रेजेंस में वो डाइन डिक्लेरेशन जो रहेगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बात की गई है। इससे रिलेटेड अगर हम सेक्शन देखें तो यहाँ पर सेक्शन 26 जो बीएसए है वो यहाँ पर कोरिलेट करता है, जो डाइन डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। और इसी में आप पढ़ते हैं जो एक केस है क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस। ठीक है ना, यानी कोई व्यक्ति जो होता है वो संकेतों के द्वारा जो है वो अपना बयान अगर देता है, तो उसका बयान जो वो क्या रहेगा, मृत्युकालिक कथन रहता है। ठीक है, और वो आचरण के रूप में भी रहता है, सुसंगत रिलीवेंट जो माना जाता है, जो सेक्शन 6 है बीएसए की उसके अधीन। ठीक, अब उसके बाद में तो 15 में डाइन डिक्लेरेशन, यहां से एक एक वर्ड को आपको याद रखना है। 115 जो पैरा है उसमें डाइन डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। फिर जो पैरा नंबर 116 है वो आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है उससे संबंधित है। ठीक है ना, पैरा 116 आइडेंटिफिकेशन जो परेड होती है
व्यक्ति की शिनाख्त यानी आइडेंटिफिकेशन करने के जो नियम है वो 116 में दिए हुए हैं। तो ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन बन जाते हैं। और आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड सेक्शन 7 आपकी बीएसए की, ठीक है ना, वो कोरिलेट करती है। और आपकी जो सीआरपीसी के सेक्शन में हम पढ़ते हैं, सेक्शन सीआरपीसी की जो 54A सीआरपीसी है और प्रेजेंट में वो कौन सी बनेगी, सेक्शन 54, ठीक है ना, बीएनएसएस की, तो उससे कोरिलेट है ये, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन परेड, तो आइडेंटिफिकेशन परेड में वही होता है कि कोई जो व्यक्ति होता है, चाहे वो पीड़ित व्यक्ति है या विटनेस है, वो अभियुक्त कई सारे जो व्यक्ति रहते हैं उनको वहां उसके सामने खड़ा कर दिया जाता है। मतलब उसको आमना सामना नहीं कराया जाता, दिखाया नहीं जाता है, और फिर वह उन व्यक्तियों में से जो अपराधी जो रहता है उसकी पहचान करता है, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन परेड में। तो पैरा 116 इंपोर्टेंट हो गया। 116 के बाद में फिर पैरा जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है पैरा नंबर 119। पैरा नंबर 119 क्या है, यहाँ कन्फेशन जो मजिस्ट्रेट जो है वो कन्फेशन रिकॉर्ड करता है, उसके संबंध में जो नियम है वो पैरा 119 में दिए हुए हैं। यानी जो सीआरपीसी की सेक्शन 164 है उसके अंतर्गत जो कन्फेशन वहां पर रिकॉर्ड की जाती है, तो मजिस्ट्रेट के कन्फेशन करने वाले व्यक्ति से यह पूछना चाहिए मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है ना, कि वह कन्फेशन कर रहा है। यानी जो सेक्शन 164 है सीआरपीसी की, यानी प्रेजेंट में 183 बीएनएसएस, इसके अधीन जो कन्फेशन है उसको रिकॉर्ड करने के संबंध में नियम दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो वहां पर वो क्या करता है कि अभियुक्त से जो है, अभियुक्त को चेतावनी देता है कि तुमने जो भी कन्फेशन कर रहे हो, कन्फेशन मतलब एक तरह से जो गुनाह कबूल कर रहे हो, ये तुम्हारे विरुद्ध जो एविडेंस में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई आपकी कन्फेशन से संबंधित। उसके बाद में यहां से जो नेक्स्ट है वो है आपका पैरा नंबर 120। पैरा नंबर 120 क्या कहता है कि पुलिस कस्टडी में कन्फेशन अवलिखित करने के नियम। तो 119 में तो मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फेशन रिकॉर्ड की जाती है और 120 में पुलिस कस्टडी में कन्फेशन रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है ना। तो अगर जो व्यक्ति रहता है, जो अभियुक्त है, वो अपनी मर्जी से पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति करने की इच्छा करता है कन्फेशन, वो डीएम के अतिरिक्त किसी सर्वोच्च मजिस्ट्रेट जो उचित समय पर पहुंच सकता हो उसके द्वारा लिखा जाएगा। पुलिस कस्टडी में अगर कन्फेशन की जा रही है तो वो डीएम के अतिरिक्त किसी सर्वोच्च मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। केवल जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या स्थानीय सरकार के द्वारा प्राधिकृत सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है वो कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए प्राधिकृत है, ऑथराइज्ड है, ठीक है ना। ये यहाँ पर बात की गई है। अब उसके बाद में इससे रिलेटेड जो कन्फेशन है, इससे रिलेटेड आप केस लॉ का भी यहाँ पर वो दे सकते हो, ठीक है ना, रेफरेंस। जैसे पलविंदर कौर का केस है, पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य, एक ये केस है कन्फेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। इसमें यही बोला गया था कि जहां अभियुक्त के द्वारा कोई कन्फेशन की जाती है वहां सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ग्राह्यता के संबंध में कहा कि जो स्टेटमेंट होते हैं कन्फेशन के दौरान किए गए वो तभी कन्फेशन माने जाते हैं जब उसमें अपराध का किया जाना या अपराध को गठित करने वाले जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो आवश्यक रूप से वहां पर उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है ना। बाकी आप इसमें जो दे सकते हो पाकला नारायण स्वामी वाला केस का भी यहाँ पर उदाहरण दे सकते हो, वो हम एविडेंस पढ़ेंगे बीएसए जो पढ़ा है, आप हमारे चैनल पर जाके देखेंगे। बीएसए से रिलेटेड जो सेक्शन 20 मतलब 17 से लेके यानी प्रेजेंट में 15, बीएसए की सेक्शन 15 से जो कन्फेशन के संबंध में वहां पर प्रोविजन दिए गए हैं। और सेक्शन 15 से तो एडमिशन हो गया है ना, और
जो यहाँ पर 22 है वहां से कन्फेशन स्टार्ट है, तो 22 और 23, 24 ये आपके यहाँ पर कन्फेशन से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। तो इनको देख लेना वहां पर, तो उसमें से आपको यहाँ पर केस लो मिल जाएंगे। निशिकांत झा वाला केस है, पलविंदर कौर का केस है, पाक नारायण स्वामी का केस है, ठीक है ना। साहू का केस है, साहू वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का केस है। तो बहुत सारे वहां पर आपको केस मिल जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर पुलिस कस्टडी के लिए रिमांड। तो ये भी वन लाइनर क्वेश्चन आपका बन जाएगा प्री का कि पुलिस रिमांड जो है वो किस सेक्शन में है, तो वो पैरा 121 में है, ठीक है ना। और इसमें इसको बोलते हैं रिमांड सीट भी बोलते हैं कि रिमांड सीट जो किस पैरा में है, तो पैरा 121 में है, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर रिमांड का मतलब उसको सेक्शन 167 सीआरपीसी यानी प्रेजेंट में 187 बीएनएसएस उसके अधीन अपेक्षित मजिस्ट्रेट को संबोधित किया जाता है रिमांड के लिए, ठीक है ना, जब रिमांड मांगी जाती है। और रिमांड का जो पुलिस फॉर्म नंबर रहेगा, पुलिस फॉर्म संख्या, वो जो है वो है 202, ठीक है। उसके बाद में तो ये तो रिमांड हो गई 21 में, और 22 में यहां पर क्या हो जाएगी, चार्जशीट या एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट। तो चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट वो पैरा 122 में है, ठीक है। अब यानी यहां पर आकर के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, यहां पर आकर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, जहां वो चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट भेज दी जाती है मजिस्ट्रेट को। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, ये तो सेक्शन दी हुई है इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कि इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए, और जैसे ही वो पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो सीआरपीसी के अधीन जो 168 से 171 और 173 के उपबंध जो दे रखे हैं उनके अधीन, यानी जो 173 हो गया मतलब 193 के अधीन जो चार्जशीट भेजी जाती है ना, और 188 से लेकर 193 तक के जो प्रोविजन है वो यहाँ पर अप्लाई होते हैं। और 173 सीआरपीसी के द्वारा जो रिपोर्ट है, निर्धारित रिपोर्ट, वो पुलिस थाने के बाढ़ शतक अधिकारी के द्वारा एसपी की जानकारी के अंतर्गत पेश किया जाना चाहिए। और चार्जशीट का फॉर्म नंबर, जो पुलिस फॉर्म नंबर है चार्जशीट का, वो कितना है, 339। तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसे ही जो एफआर का जो फॉर्म नंबर है, पुलिस फॉर्म नंबर 340, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इन दोनों में ही चार्जशीट और जो एफआर है वो भेजी जाती है इस फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो ये बात इसमें इतनी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये बात यहाँ पर ये कही गई है कि यदि मामला विचार के लिए नहीं भेजा जाता है, तब मामले में फाइनल डायरी के साथ चार्जशीट सर्किल ऑफिसर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कोर्ट को भेज दी जाती है। और इसे समन मामले और वारंट मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश करने की तारीख से 4 सप्ताह के अंतर्गत कोर्ट में पहुंचना चाहिए, और सेशन मामले में 8 सप्ताह के अंतर्गत कोर्ट में पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। इसको अब उसके बाद में यहां से पैरा नंबर 122 के बाद में जो इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखो, यहां पर यही बात कही गई है कि सभी मामलों में जो एफआर होती है वो एसपी के द्वारा पेश की जानी चाहिए, ठीक है ना। और सीआरपीसी की धारा 173 एक बी यानी 193 प्रेजेंट में बीएनएसएस के द्वारा अपेक्षित अन्वेषण के रिजल्ट परिणाम की सूचना पुलिस थाने का बाढ़ शतक अधिकारी के द्वारा जो परिवाद करने वाला व्यक्ति होता है, परिवादकर्ता जो होता है, कंप्लेनेंट जो होता है, उसको पुलिस फॉर्म नंबर 27 में उस समय देना चाहिए जब वह चार्जशीट या एफआर पेश करे, ठीक है ना। तो एक कॉपी यहाँ पर किसको दी जाती है, शिकायतकर्ता को दी जाती है, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट पैरा है इंपोर्टेंट,
वो है पैरा नंबर 124। पैरा नंबर 124 बात करता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उनकी कंप्लेंट पर मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस लेने पर की जाने वाली कार्रवाई। तो कॉग्निजेंस से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ है? 124। ठीक है, तो इसमें आपको कॉग्निजेंस से रिलेटेड जो प्रोविजन हम सीआरपीसी पढ़ते हैं, तो सीआरपीसी में जैसे 190 के अंतर्गत में क्या किया जाता है? कॉग्निजेंस लिया जाता है। अब जो कॉग्निजेंस लिया जाता है, कॉग्निजेंस से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 14 में 190 से लेकर के 199 तक दे रखे हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बीएनएसएस की बात करें तो बीएनएसएस में ये चैप्टर नंबर 15 में दे रखे हैं, सेक्शन 210 से लेकर के 222 तक। ठीक है, तो यहां पर जब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत जिसका संज्ञान मजिस्ट्रेट ने 190 के अंतर्गत में लिया है, उसके द्वारा धारा 202 के अधीन, 202 मतलब प्रेजेंट में 225 बीएनएसएस, उसके अधीन इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को भेजा गया है। ठीक है ना, कोई शिकायत इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को भेजा गया है जिसका मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है। ठीक है ना, तो वो एसपी या उपखंड के गजेटेड पुलिस ऑफिसर को संबंधित पुलिस थाने को शिकायत भेजने से पहले अपने को संतुष्ट कर लेना चाहिए। ठीक है ना, किसको? एसपी को, और जो उपखंड का जो गजेटेड पुलिस ऑफिसर होता है उसको पुलिस थाने को शिकायत भेजने से पहले अपने को सेटिस्फाइड कर लेना चाहिए कि धारा 200 और 202 के उपबंधों को पूर्ण रूप से देख लिया गया है। ठीक है ना, तो ये प्रोसीजर का पार्ट है। जब आप दोनों चीजों को पढ़ लोगे, जब बीएनएसएस की धाराएं ये वाला चैप्टर पढ़ लोगे, तब आप कोरिलेट आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कॉग्निजेंस लेने पर मजिस्ट्रेट क्या कार्यवाही करता है, और इससे रिलेटेड पैरा 124 में दे रखा है। ठीक, उसके बाद में यहां से नेक्स्ट जो पैरा है काम का वो है पैरा 125। पैरा 125 कहता है एसपी के द्वारा खुद भी स्वयं से इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। किन मामलों में किया जा सकता है? तो ऐसे सारे मामलों में जिनमें यह संदेह है, डाउट करने का कोई ना कोई कारण उसके पास में होता है कि अंग्रेज सैनिकों द्वारा भारतीय मारे डाले गए हैं, यानी भारतीयों की हत्या कर दी गई है या उन्हें घायल कर दिया गया है, तो मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है वो एसपी को स्वयं करना चाहिए। तो इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि एसपी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन वो किस पैरा में है? तो पैरा 125 में है। ठीक, तो यहां से ये आपका चैप्टर नंबर 11 बस इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब इसके बाद में यहां से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इसमें चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है ना, तो ये चूंकि बड़े चैप्टर हैं, चैप्टर 10, 11, 12, 13, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये चैप्टर को सही से पढ़ना। उसके बाद में चैप्टर 19 और 20 बीच में वहां इंपॉर्टेंट रहेंगे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 12 को। ठीक, थैंक यू सो मच।